सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। वंदे मातरम। नमस्कार। आरजेएस वाणी में आप सभी सकारात्मक भारत आंदोलन से जुड़े हुए लोगों का फेसबुक लाइव में स्वागत है। और आप जानते हैं कि आरजेएस वाणी ये ऑडियो के रूप में शुरू किया गया है और आप लोगों की पसंद पर ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सकारात्मक भारत आंदोलन निश्चित रूप से कोरोना काल में भी लगातार सक्रिय रहा है और आगे भी सक्रिय रहेगा। तो आप तो जानते हैं कि जो सकारात्मक सोच होती है वो सकारात्मक परिणाम भी देती है, और इसी का परिणाम है कि आरजेएस फैमिली के लोग कुछ न कुछ बातें यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि होली का अवसर भी आने वाला है, तो उसकी शुभकामनाएं देते हुए, महिला दिवस को सम्मान देते हुए, महीने में इस बसंती मौसम में पुरुष घरेलू कार्य करेंगे और फिर आरजेएस के ग्रुप में भेजेंगे। और सबसे पहला जो पोस्ट किया है रोटी बेलते हुए वो इंदौर के राहुल इनकलाब ने, और दूसरा पोस्ट आया है चिली पोटैटो बनाते हुए, ये दिल्ली से ललित कुमार जी ने भेजा है। और इस तरह से आधी आबादी का सम्मान आरजेएस सकारात्मक भारत जन आंदोलन के अंतर्गत किया जा रहा है। और भी जानकारियां आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, बस थोड़ा सा धैर्य रखें और जानकारियों के साथ कुछ मनोरंजन का भी और कुछ प्रेरक चीजों को भी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। आइए, प्रेरक एक जो वाक्य है कि आप कुछ भी कर सकते हैं और मन में अगर ठान ले तो वो चीज संभव है, और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो सुनिए। जीवन हर कदम पर काबिलियत और हिम्मत का इम्तिहान है, और यदि इंसान हर परिस्थिति में अपनी कोशिश जारी रखे तो कुछ भी हो सकता है। एक व्यक्ति जिसने कभी पकोड़े बेचे तो कभी पेट्रोल पंप पर काम किया, वो धीरू भाई अंबानी यदि देश की सबसे बड़ी रिलायंस जैसी कंपनी खड़ी कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक लड़का रोज 10 किलोमीटर नदी पार करके स्कूल जाया करता था, वही लड़का आगे जाकर भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। एक बच्चा जो कभी स्टेशन पर चाय बेचा करता था, वो आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। प्यार, शादी और बिजनेस में असफल, इलेक्शन में 8 बार हार और फिर नर्वस ब्रेकडाउन, इतना कुछ होने के बावजूद भी अब्राहम लिंकन यदि अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। 27 बरस तक जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला यदि उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अगर एक लंगोटी वाला बिना किसी अस्त्र शस्त्र के केवल एक लाठी के सहारे देश के हर नोट पे छप सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक व्यक्ति जिसका शरीर हिल तक नहीं सकता था, वो व्हीलचेयर पर बैठे बैठे अपनी ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी से दुनिया को हिला सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। एक युवक जिसने 30 बार नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया, 30 बार रिजेक्ट, 10 बार हार्वर्ड में स्टडी के लिए अप्लाई किया और 10 बार रिजेक्ट, ऐसा बंदा यदि अली बाबा जैसी कंपनी खड़ी कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। रेडियो ने भारी आवाज के कारण रिजेक्ट किया तो फिल्मों में ज्यादा लंबाई से मुश्किल।
ऐसा व्यक्ति यदि सुपरस्टार और सुपरस्टार से फ्लॉप और दिवालिया होने के बाद एक बार फिर से कामयाबी की बुलंदियों को छू सकता है तो कुछ भी हो सकता है। 62 साल तक लाइफ में केवल फेलियर देखने वाला व्यक्ति 63 साल की उम्र में अपने नए फ्राइड चिकन बिजनेस की शुरुआत कर उस बिजनेस को 118 देशों तक फैला सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक बच्चा जिसे मंद बुद्धि कहकर स्कूल से निकाल दिया गया हो, आगे चलकर वही बच्चा बल्ब का आविष्कार और 1000 से ज्यादा पेटेंट अपने नाम करवा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अपने घर के गैरेज से ऑनलाइन बुक बेचने वाला आज दुनिया की हर चीज ऑनलाइन बेचकर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक बच्चा जिसके बचपन से ही ना हाथ थे ना पैर थे और लाइफ में ना ही कुछ ऐसा कि जो उसे जीने के लिए मोटिवेट रख सके, आज वही बच्चा बड़ा होकर दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों को मोटिवेट कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। बचपन में अंधेरे से डरने वाला इलॉन मस्क यदि आज मंगल पर नई दुनिया बसाने की तैयारी कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। कॉलेज के दिनों में कभी कोल्ड ड्रिंक की बोतल इकट्ठी करके बेचने वाला और कभी पेट भर खाना खाने के लिए एस्कॉन टेम्पल जाने वाला यदि एप्पल जैसी कंपनी बना सकता है तो कुछ भी हो सकता है। हाइट छोटी होने के बावजूद अगर कोई क्रिकेट की दुनिया में अपना कद इतना बड़ा बना ले कि लोग उसे क्रिकेट का भगवान कहने लगे तो कुछ भी हो सकता है। सफलता के लिए जरूरी है निरंतर कोशिश और जितनी बार भी हार मिले बस एक और कोशिश, एक और कोशिश, क्योंकि हर कोशिश मंजिल के नजदीक लाती है और यदि कोशिश जारी है तो कुछ भी हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और ये कोशिश हमें लगातार करते रहनी चाहिए और इसी चीज पर आधारित है कि जैसे अभी वन्य जीव दिवस जो मनाया गया था विश्व में, और वन है तो जीवन है, ये एक बहुत ही सकारात्मक समाचार है और ये धीरज कुमार जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भेजा है। उत्तर प्रदेश में 100 साल से अधिक आयु जीचे के पेड़ों को धरोहर वृक्ष घोषित करना शुरू कर दिया गया है ताकि नई पीढ़ी पेड़ की छांव में अपनी संस्कृति को जान सके। पेड़ बचाने की हमारी संस्कृति रही है, आप जानते हैं, पेड़ों की पूजा भी भारतीय संस्कृति है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने एक वानगी पेश की है, पेड़ बचाएं। तो आइए धीरज कुमार जी की इस पोस्ट को सुनते हैं। पार्क मांडू हसनगढ़ी बुलंदशहर के ऊंचा गांव ब्लॉक में स्थित है। जिले के वन विभाग ने यहाँ वन चेतना केंद्र का निर्माण किया है, जहाँ अनेकों सुंदर वृक्ष हैं। गंगा के तट पर स्थित यह स्थल कई ऐतिहासिक और प्राचीन विरासत का गवाह रहा है। प्राचीन धरोहरों की बात करें तो यहाँ मांडव ऋषि का आश्रम है। मांडव ऋषि एक महान तपस्वी थे जो खांडव वन में अपने आश्रम की कुटिया में रहते थे। मांडव ऋषि के आश्रम के साथ ही बरगद का एक पेड़ भी है जो 100 साल से भी ज्यादा आयु का है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने विरासत वृक्ष घोषित किया है। देखिए, विशेषतः उद्देश्य ये है कि सबसे पहले संरक्षण है। अगर हम उसको हेरिटेज ट्री के रूप में डिक्लेयर करेंगे तो ऑटोमेटिक लोगों का ध्यान उधर जाएगा, उनका संरक्षण होगा। प्लस टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है, जो भी टूरिस्ट आएंगे उनके आकर्षण का एक केंद्र बनेगा। बुलंदशहर जिला प्रशासन ने ऐसे 4 पेड़ों को धरोहर के रूप में शामिल किया है जिनकी उम्र 100 साल से अधिक है। ये बुजुर्ग वृक्ष धार्मिक स्थलों के पास हैं, जिन्होंने यहाँ की प्रकृति जल संरक्षण में अपना अहम योगदान दिया है। आंकड़ों की माने तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 75 जनपद में 24 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा राज्य के सभी जनपद में 100 साल उम्र पा चुके बुजुर्ग वृक्षों को भी नहीं काटने का फैसला लिया गया है। आंकड़े हैं कि प्रदेश वन विभाग ने अब तक ऐसे 1500 से अधिक बुजुर्ग विरासत वृक्षों का चयन किया है। हम लोगों ने जनपद में 4 पुराने वृक्षों को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें से 2 बरगद, 1 पीपल और 1 खिड़नी के पेड़ हैं। ये चारों गंगा के किनारे वाले क्षेत्र में हैं और 100 साल से पुराने बताए जाते हैं। उसमें से एक डिबई तहसील में रामघाट बांगर में है बरगद का पेड़,
और अनूपशहर तहसील है जो गंगा के किनारे है, उसमें एक बरगद का पेड़ मवई गांव में है, एक पीपल का पेड़ मोहम्मदपुर गांव में है और आहार में एक खिरनी का पेड़ है। तो उसको आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड को रिकमेंड किया है उन्हें हेरिटेज ट्री के रूप में डिक्लेयर करने के लिए। पुराने पेड़ जहां पर्यावरण संरक्षण में सहायक होते हैं, वहीं बड़ी संख्या में ये पक्षियों का बसेरा भी है। पक्षियों की इस तरह की कई प्रजातियां इन पेड़ों को खास बनाती हैं। ऐसे में इन पेड़ों को सहेजने से इन प्रजातियों को भी सहेजा जाएगा। साथ ही विरासत वृक्ष के जरिए प्रदेश में इको टूरिज्म के अलावा जैव विविधता को भी बढ़ावा देने की तैयारी है। जल के संरक्षण में वृक्षों का योगदान सबसे अहम माना जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के ऐसे वृक्षों का चयन करना शुरू किया है जिनकी आयु 100 साल से अधिक है। इन वृक्षों ने हमारे प्रकृति, प्राकृतिक धरोहर और जल को बचाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए ऐसे वृक्ष को धरोहर वृक्ष घोषित किया गया है। कैमरामैन शुभम के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, बुलंदशहर। जी, तो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए धीरज कुमार जी ने ये पोस्ट किया था और ये डीडी न्यूज की पेशकश थी, प्रस्तुति थी। और आप जानते हैं कि आरजेएस फैमिली से भी लोग अपने अपने पोस्ट साझा करते हैं। तो आरजेएस भाई श्री राजेश जी गिरिडीह अपनी माता श्री के साथ भाई रोहित कुमार की जिज्ञासा का समाधान, और यहाँ पर ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी भी हैं आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए, क्या कुछ बातचीत करते हैं। एक संक्षिप्त मुलाकात राजेश जी, रोहित जी और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी की, ये पटना की मुलाकात आपसे रूबरू कराते हैं। राजेश, आप किस लिए आज अचानक पहुंचे हैं यहाँ पर? मैं गिरिडीह से मम्मी को लेके आया हूँ श्री ओम प्रकाश झुनझुनवाला के पास। मुझे आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में कुछ जानना है। आपका प्रोग्राम मैं बराबर देखता हूँ, लेकिन उसको मेरे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं डिटेल में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं रोहित कुमार, मैं आपके आरजेएस उस फैमिली में भी जुड़ा हुआ हूँ और उसमें सकारात्मक सोच और सकारात्मक विचार के बारे में मैं रोज भी पढ़ता हूँ और सुनता हूँ। मैं इसके विषय में आज आरजेएस के 63वें दिवस पर मैं आपसे जानने आया हूँ कि आध्यात्मिक ऊर्जा क्या होती है, उसको कैसे समझा जाए, कैसे महसूस किया जाए। व्यक्तिगत सत्य इच्छा को, शक्ति चेतना को और सत्य कर्म संधान के जो करने की एक शास्त्रीय विधि है। इस योग ध्यान में हम व्यक्तिगत मन, आत्मा और शरीर से एक दूसरे को जोड़ने के लिए तपस्या करते हैं और उस तपस्या के बल पर शक्ति से जो भी व्यक्ति इस हमारे यज्ञ में साथ देता है उनको इसके लाभ का भागीदार होता है। उनके मन, आत्मा और शरीर सत्य कर्मी हो जाते हैं। ओम शांति। ऊर्जा क्या है? ये आध्यात्मिक ऊर्जा इस तपस्या से, ध्यान यज्ञ नाम की तपस्या करके हम अपने सभी सत्संगियों के साथ, जागृकों के साथ करते हैं और उसका जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा में सभी जन लोक के लिए करते हैं, सभी जन लोक वासियों के लिए करते हैं। इसलिए कहीं कोई भी इस ऊर्जा को लेकर उससे लाभान्वित हो सकता है। शांति। जी हाँ, तो ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने जिस तरह से गाइड किया है अध्यात्म के ऊपर, काफ़ी ये एक तरह से चिंतन और मनन और एक विचारक हैं,
ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, और गाइड कर रहे हैं अपने और अपनों को। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि जो पुस्तक मेला होता है, विश्व पुस्तक मेला, और उसको लेकर एक प्रेस रिलीज राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा आया है, और उसमें ये बताया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले वर्चुअल संस्करण का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आइए आपको विश्व पुस्तक मेले के बारे में कुछ और जानकारी, जो कि दिल्ली में हर साल लगाया जाता था, पिछले साल आयोजित नहीं हुआ कोरोना के कारण, और इस साल वर्चुअल संस्करण जो हो रहा है उसमें क्या कुछ खासियत है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत सरकार द्वारा जो सालाना नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के 29वें संस्करण का आयोजन 6 से 9 मार्च 2021 तक वर्चुअल संस्करण के रूप में आयोजित किया जाएगा। माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भारत सरकार 5 मार्च 2021 को दोपहर 11:30 बजे वर्चुअल समारोह के माध्यम से पुस्तक मेले का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष श्री गोविंद प्रसाद शर्मा तथा निदेशक श्री युवराज मलिक इस मौके पर उपस्थित रहेंगे। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के उद्घाटन से पहले राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के चेयरमैन श्री गोविंद शर्मा जी ने कहा, मीडिया से आए हुए सभी पत्रकारों का स्वागत किया, और उन्होंने पुस्तक मेले से जुड़ी तमाम जानकारियां विस्तृत रूप से साझा की। उन्होंने बताया कि कोविड के कारण अभी हम सब की सीमाएं तय हैं, इसलिए इस साल ये विश्व पुस्तक मेला वर्चुअल रूप में आयोजित हो रहा है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के निदेशक श्री युवराज मलिक ने मीडिया का धन्यवाद करते हुए मेले से जुड़ने की सभी तकनीकी जानकारियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि हमारी पूरी कोशिश रही है कि इस मेले को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आसानी से पहुंचाया जाए, और मीडिया के उपस्थित लोगों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए श्री मलिक ने कहा कि सभी को सूचित किया गया है कि 360 डिग्री अनुभव के साथ पुस्तक मेले का ये वर्चुअल संस्करण आगंतुकों के लिए यादगार अनुभव होगा। थीम पेवेलियन इस साल नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 वर्चुअल संस्करण नई शिक्षा नीति 2020 थीम पर आधारित होगा, और नई शिक्षा नीति भारत की शिक्षा नीति में ये पहला नया परिवर्तन है जिसका उद्देश्य ही प्री प्राइमरी स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक भारतीय प्रणाली को सार्वभौमिक बनाना है। यह नीति सभी के लिए समान रूप से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और भारत को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जाए तो उनका जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना है उसका सम्मान करते हुए नई शिक्षा नीति में छात्रवृत्ति की उपलब्धता को बढ़ाने, ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, ऑनलाइन शिक्षा और प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने जैसे पहलुओं का बहुत ध्यान रखा गया है, और ये शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार है। इसमें विदेशी जो भागीदार होंगे वो यूके, यूएसए, यूएई, चीन, फ्रांस, ईरान, नेपाल, स्पेन, श्रीलंका, यूक्रेन, इटली सहित 15 से अधिक देश मेले में वर्चुअली भाग ले रहे हैं। 828 एक्टिविटीज। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला भारत और विदेशों के प्रकाशकों के लिए 828 गतिविधियों के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। न्यास और फिक्की द्वारा आयोजित एक प्रकाशक का फोरम सीईओ स्पीक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रकाशकों के लिए चुनौतियों का और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारत और विदेश के 160 से अधिक प्रकाशक और प्रदर्शक ई स्टॉल के माध्यम से मेले में भाग लेंगे और सभी प्रमुख भारतीय और विदेशी भाषाओं में पुस्तकों के साथ आगंतुकों को परिचित कराएंगे। आगंतुक अधिक उत्पादों को देखने के लिए ई स्टॉल से सीधे प्रकाशक की वेबसाइटों पर जा सकेंगे। ई इवेंट का भी आयोजन होगा। आगंतुक मेले के 4 दिन की अवधि में ये जो हैं वो सेमिनार, साहित्यिक कार्यक्रम, पुस्तक विमोचन, लेखकों के साथ बातचीत, दूतावासों के साथ पैनल चर्चा और विदेशी प्रकाशकों के साथ ई इवेंट भी देख सकेंगे। तो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा जो ये कोशिश की जा रही है कोरोना काल में, तो वर्चुअल संस्करण को भी बहुत ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक और जो प्रकाशक हैं उनके लिए फ्रेंडली बनाने की पूरी कोशिश राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा की जा रही है। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो आप लोगों तक साझा करने के लिए फेसबुक लाइव किया जा रहा है, और जो लोग आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं वो लोग अपने अपने ग्रुपों में इन चीजों को साझा कर सकते हैं, फेसबुक पे भी ये डाल सकते हैं। तो ये राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का जो बड़ा कदम है
विश्व पुस्तक मेला वर्चुअली आयोजित करने का, तो उसका आनंद वो भी ले सकते हैं। और ये शिक्षा और नई शिक्षा नीति के बारे में भी उस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल उन्हें मिल जाएगी। अब आइए, जो रामानुज सिंह सुंदरम जो हैं संपादक, आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं और एक बहुत ही अच्छा प्रेरक रचनाकारों की नियति पर जो कि रमेश उपाध्याय की फेसबुक वॉल से है, उसे इन्होंने साझा किया है। तो आइए आप तक पहुंचाते हैं। साहित्यकार और प्राय सभी तरह के कलाकार एक खास किस्म के अकेलेपन के शिकार होते हैं। सफलता के शिखर से उतरने के बाद ही नहीं, जब वे सेलिब्रिटी होने के चलते प्रशंसकों की भीड़ से घिरे होते हैं, तब भी अकेलापन उन्हें सालता है। अक्सर वे दूसरों को उसका पता नहीं चलने देते, लेकिन खुद उन्हें अपना अकेलापन भीतर से कचोटता रहता है और जाने अनजाने उनकी रचनाओं, कलाओं में व्यक्त भी होता रहता है। आइए उसका कारण जानते हैं। इसका कारण शायद यह है कि वे अपने ढंग से एक ही होते हैं, अद्वितीय, यानी उनके जैसा कोई नहीं है। यद्यपि वो जो रचनाकार होते हैं वे साहित्य या कला की किसी परंपरा के अंग होते हैं और अपने समकालीनों के साथ किसी प्रवृत्ति या आंदोलन से जुड़े होने के कारण एक तरह की सामूहिकता में जीते हैं, यानी कि एक रास्ता का जीवन हो जाता है। तथापि नकलची, फैशन प्रस्त या गतानुगतिक न होने के कारण, जो चेंजेस होते हैं वो नहीं होने के कारण, अपने रचनाकर्म की अद्वितीयता उन्हें अपने पूर्वजों से ही नहीं, समकालीनों से भी अलग कर देती है। एक तरफ वे दूसरों को यह नहीं बता पाते कि वे अपने रचनाकर्म की किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, और नाक का प्रश्न है वो बता नहीं सकते हैं, लेकिन अच्छी से अच्छी रचना करने में वो अकेलेपन की ओर चलते जाते हैं। और दूसरी तरफ ये नहीं समझा पाते कि उन्हें ठीक तरह से कैसे समझा जाए। तो ये बड़ी एक स्थिति हो जाती है। और कोरोना काल में तो ऐसे रचनाकार जो हैं अपनी रचना में गुम रहते हैं और कट भी जाते हैं, एक रास्ता हो जाती है जिंदगी में। तो इसके बारे में जो रमेश उपाध्याय की फेसबुक वॉल से आर.एस. सुंदरम जी ने साझा किया है, तो वो ये बताना चाहते हैं और उन्हें ठीक तरह से कैसे समझा जाए, जबकि उनकी रचनात्मकता को अक्सर गलत समझा जाता है। इसी से वो अकेलापन पैदा होता है, जो शायद सभी मौलिक रचनाकारों की ये स्थिति है। तो ये है, वे दूसरों को पता ही नहीं चलने देते, लेकिन अकेलापन उन्हें भीतर से कचोटता रहता है। जो नामी गिरामी रचनाकार हैं, उनके अंदर झांक कर देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी अकेलापन का शिकार होते हैं। और इन सब चीजों को जब हम बांटते हैं, अपनी चीजों को जब बांटते हैं, रूबरू होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव में, आप लोग सभी जुड़े हुए हैं। सूरज गहलोत जी सबसे पहले फेसबुक लाइव में जुड़े, उसके बाद तमिलनाडु से आरजेएस फैमिली के डॉक्टर शेख वहाब साहब जुड़ गए, और उसके बाद पटना से ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी लिखते हैं वंदे मातरम, और डॉक्टर शेख वहाब साहब लिखते हैं जय हिंद मन्ना जी, और आकांक्षा जी लिखती हैं जय हिंद, और नरेन टेटेसर जी जुड़ गए हैं, उन्होंने लिखा है वंदे मातरम। दीपक कुमार शर्मा जी अभी देख रहे हैं, उनका कमेंट नहीं आया है। संजीव दत्ता जी जुड़ चुके हैं और संजीव दत्ता जी ने नमस्कार किया है आप सभी को। मत्यूर रहमान साहब लिखते हैं जय हिंद, आपको भी जय हिंद। और सुनीता राठी राजैन मैं पढ़ पा रहा हूं तो जी सुनीता जी वंदे मातरम लिखती हैं, और मत्यूर रहमान साहब भी देख रहे हैं, मत्यूर रहमान साहब जय हिंद लिखते हैं। और आगे हम देखें तो संजीव दत्ता जी ने प्रणाम किया है, यानी कि आरजेएस फैमिली को प्रणाम भेजा है। आरजे रोजगार पर काफी काम कर रहे हैं संजीव दत्ता जी, जैसा अगर मैं सही समझ रहा हूं तो बहुत अच्छी बात है। आजकल रोजगार पे जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, इसलिए ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचा दिया गया है। अब दोस्तों आइए, सकारात्मक बैठकों की श्रृंखला जो है वो शुरू हो गई है, और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने 138 बैठक किया है, 28वीं ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी की बैठक जो है 137वीं 137वीं बैठक थी। 138वीं बैठक दिल्ली में 6 मार्च को किया जा रहा है, और 7 मार्च को 139वीं बैठक की जा रही है। इसके साथ साथ आरजेएस द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी की गई, और उसे खबर संसार ने लिया, अपने पोर्टल पे लगाया। इसके साथ साथ अखबारों में भी वो खबर आई है, संज्ञान न्यूज और दर्पण टाइम्स की खबर अभी तक प्राप्त हुई है, और आगे भी और जगह प्रकाशित होगी। क्या कुछ प्रेस रिलीज में जारी किया गया है, और इसके साथ ये भी बता दें कि आरजेएस फैमिली में जो लोग देर से जुड़े हैं
तो इंदौर से आरजेएस फैमिली से जुड़े राहुल इनकलाब क्रांतिकारी जो लेखक हैं, उन्होंने रोटी बेलते हुए भेजा है, आधी आबादी को सम्मान भेजा है। मार्च का महीना विश्व महिला दिवस का होता है और आरजेएस फैमिली की तरफ से एक नया ही अनूठा प्रयोग शुरू किया गया है कि रविवार को पुरुष करेंगे घरेलू कार्य। और इसके साथ साथ दिल्ली से ललित कुमार ने चिली पोटैटो बनाते हुए, और क्या ही लजीज उसकी आवाज जो आ रही थी, उसके बारे में भी ललित जी ने बताया कि देखिए कितनी कड़क है, खाते समय कितनी कड़क होगी। तो ये जो महिलाओं का सम्मान है कि घरेलू कार्य करते हुए सभी लोग अपने अपने वीडियोज को जारी करेंगे, ग्रुप में भेजेंगे। और इस महीने हम लोग बहुत सारी महिलाओं का सम्मान करने जा रहे हैं जो हम लोगों की महापुरुष हैं। माता जानकी सीता जी की जयंती है 6 मार्च, और सरोजिनी नायडू जी की 2 मार्च पुण्यतिथि है। इनका सम्मान किया जाएगा आरजेएस की सकारात्मक बैठकों में। माता पन्ना धाय जो कि महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह के जीवन की रक्षा करने वाली माता पन्ना धाय का सम्मान होगा। प्रथम भारतीय शिक्षिका जो रही हैं सावित्रीबाई फूले, उनकी पुण्यतिथि 10 मार्च है और उनका भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। महादेवी वर्मा जी की जयंती है 26 मार्च। इतना तो अभी तय हो गया है, लेकिन और भी महिलाएं को आरजेएस फैमिली की बैठकों में श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके साथ साथ और भी जानकारी देना चाहेंगे कि पिछली 1 सदी में, क्योंकि मार्च का महीना जो होता है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को कनेक्ट करता हुआ होता है, बहुत ही संघर्षों के बाद ये मौका मिला था 8 मार्च, और ये विश्व भर में ख्याति प्राप्त करता है। हर देश इनको सेलिब्रेट करता है। आधी आबादी का सम्मान किए बिना कोई विश्व आगे नहीं बढ़ सकता है, कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता है। पिछली 1 सदी से भी ज्यादा समय से दुनिया भर में लोग 8 मार्च को महिलाओं के लिए खास तौर से दिन मनाते आए हैं 8 मार्च, और इसकी शुरुआत अमेरिका में 1908 में हुई थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे औपचारिक रूप से मान्यता दी 1975 में, और तब से महिला दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा और एक थीम तब से दिया जाने लगा। और राम जानकी संस्थान आरजीएस और तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र गेंटेगोरी धनियाकली पश्चिम बंगाल, ये संस्था 5.5 साल से सकारात्मक भारत आंदोलन से जुड़ी है और साथ साथ कदम से कदम ताल करते हुए इनके संयुक्त तत्वावधान में कई राज्यों में आरजेएस की सकारात्मक बैठकें भी शुरू हो गई हैं। और आरजेएस फैमिली ने मार्च महीने को महिला सम्मान माह घोषित किया है। इस महीने तमाम महिला विभूतियों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आरजेएस की सकारात्मक बैठकों में चर्चा होगी, और उनके जो अवार्ड हैं उनके ऊपर वो घोषित किए जाएंगे, और जो घोषित हो चुके हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। आरजेएस के राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना ने बताया कि आरजेएस फैमिली के पुरुष रविवार को करेंगे घरेलू काम और घर की महिलाओं को देंगे आराम, जिसकी ऑडियो वीडियो जारी की जाएगी और की जा रही है। बसंत के मौसम में घर घर में खुशी और उमंग उत्साह का माहौल बनेगा और गिले शिकवे भी दूर होंगे। इससे होली की जो गिले शिकवे दूर करने की सार्थकता है, जो नोक झोंक होता है, वो खूब अच्छी तरीके से होगा और एक दूसरे को हास्य के द्वारा जो है वो खुशी माहौल परिवार में पैदा करेंगे। तो आप लोग भी इस कदम को आगे बढ़ाइए और इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि इस शेयर करने से ही आपकी जो ये फेसबुक लाइव है वो सफल होता है। सकारात्मक बैठकों से भारत निर्माण के लिए चल रहे सकारात्मक भारत जन आंदोलन के अंतर्गत 3 राज्यों में बैठकें शुरू हो गई हैं, जो 25 राज्यों तक जाएंगी। 6 मार्च 2021 को दिल्ली में सह आयोजक आध्यात्मिक गुरु सुरजीत सिंह जी दीदेवार द्वारा आयोजित आरजेएस की 138वीं बैठक में माता जानकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 7 मार्च को सह आयोजक श्रीमती अलका जैन, अशोक जैन और आर्ट क्यूरेटर और आर्टिस्ट प्रमोटर अविरल जैन द्वारा आयोजित आरजेएस की 139वीं बैठक में भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, माता पन्ना धाय को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और इसके साथ साथ श्रीमद राजचंद्र जी को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी, जो कि महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु रहे हैं। 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस के उपलक्ष्य में पूर्ति फूड विजन द्वारा आयोजित आरजेएस की अगली बैठक में प्रथम भारतीय शिक्षिका सावित्रीबाई फूले को श्रद्धांजलि दी जाएगी। झारखंड में शिक्षाकर्मी पुष्कर बाला द्वारा आयोजित आरजेएस की बैठक में साहित्यकार महादेवी वर्मा को श्रद्धांजलि दी जाएगी। बिहार राज्य स्थापना दिवस की 109वीं वर्षगांठ पर पत्रकार राकेश कुमार तिवारी आरजेएस की सकारात्मक बैठक गढ़नी भोजपुर में करेंगे और इसमें स्वतंत्रता सेनानी शहीद कवि कैलाश जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी।
और जो कि 28 सितंबर 1942 में आरा जो डिस्ट्रिक्ट आरा और भोजपुर अब नया नाम है, वहाँ आरण समाहरणालय पर तिरंगा फहराया था और इन्हें वहाँ अंग्रेज़ों की गोली से वीरगति को प्राप्त कर गए थे। और इस बैठक में आरजेएस स्टार पत्रकार अमरेंद्र कुमार मिश्र अपने माता पिता ज्योतिषविद और कवि स्वर्गीय कपिल नारायण मिश्र और स्वर्गीय सूर्यवंती देवी की स्मृति में भोजपुर में विद्यालयों के संस्थापक, कई विद्यालय बनाया है, जो कि लेखक और शिक्षाविद भी हैं, थे रामदहीन मिश्र जी के नाम का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 घोषित किया जाएगा। और बैठक में संतोष सिंह और रोहित कुमार का सहयोग रहेगा। और 23 मार्च शहीद दिवस पर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देकर आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी आरजेएस की बैठक दिल्ली में करेंगे। और इस माह सभी बैठकों में बहन शक्तियों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक अधिकारों और इनकी तरक्की के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। और यही नहीं, बहन बेटियों और महिलाओं के प्रति समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण पर भी बल दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और आप बैठकें कर सकते हैं और पूरे देश में जितनी बैठकें होंगी उससे भारत में सकारात्मक आंदोलन को दिशा दी जाएगी। तो ये बातें आप लोगों तक पहुंचानी है। और इसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत का संदेश देगा एक और पुस्तक मेला आयोजित होने जा रहा है बाल संग्रहालय लखनऊ में 5 मार्च को, जिसका कि उद्घाटन उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश डॉक्टर दिनेश शर्मा उद्घाटन करेंगे। लंबे अंतराल के बाद राजधानी लखनऊ में 5 मार्च 2021 से पुस्तक मेला सजने जा रहा है। चारबाग स्थित बाल संग्रहालय में आयोजित 10 दिवसीय मेले की थीम आत्मनिर्भर भारत रखी गई है। लखनऊ में यह मेला आत्मनिर्भर भारत के रूप में रखा गया है और मेले का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा करेंगे सायं 5 बजे। और मेले में प्रवेश जो है निःशुल्क रहेगा। सभी तरह की किताबों पर 10% की छूट मिलेगी। मेले में विश्वम फाउंडेशन की ओर से आपटी कुंभ 2021 का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें आंखों की निःशुल्क जांच की जाएगी। संयोजक मनोज सिंह चंदेल ने बताया कि कोविड के चलते पिछले वर्ष पुस्तक मेला आयोजित नहीं हो पाया था। इस बार मेले का स्थान बदलकर चारबाग स्थित बाल संग्रहालय में आयोजन किया जाएगा, ताकि बड़ी संख्या में लोग आसानी से जुड़ सकें और सरकार के निर्देशों का पालन भी कर सकें। मेले के सांस्कृतिक मंच पर सुबह से रात तक आयोजन होंगे। वहीं मेले में आने वाले पुस्तक प्रेमियों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर आना होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन होंगे कार्यक्रम। आयोजक ने से जुड़ी ज्योति किरण रतन ने बताया कि 10 दिवसीय मेले में हर दिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही मोड कार्यक्रम होंगे, जिसमें डांस, सोलो सिंगिंग सहित अन्य प्रस्तुतियां भी शामिल की जाएंगी। तो ये 5 मार्च से 14 मार्च तक लखनऊ पुस्तक मेला बाल संग्रहालय लॉन चारबाग में 11 बजे सुबह से लेकर रात्रि 9 बजे तक आयोजित होने जा रहा है। प्रवेश निःशुल्क है। तो ये सारी जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचती है और आप भी कोशिश कीजिए कि इसे पहुंचाया जाए। अब आइए आप लोगों को जो 4 मार्च के जन्मे व्यक्ति हैं उनसे रूबरू कराते हैं, उनसे उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो अंग्रेजी भाषा की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा संपन्न कवयित्री तोरू दत्त 1856 में 4 मार्च को जन्म हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन चंद भारतीय सैनिकों में से एक थे दरबान सिंह नेगी, और जिन्हें ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा युद्ध पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस मिला था और 1883 में जन्म हुआ था। प्राक छायावादी युग के महत्वपूर्ण कवि राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4 मार्च को 1881 में हुआ था। बुलुसु संभमूर्ति मद्रास के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, हो सकता है आप नाम नहीं जानते हो, लेकिन मद्रास के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं बुलुसु संभमूर्ति। 1886 में 4 मार्च को जन्मदिन। फणीश्वरनाथ रेणु जो बिहार और भारत के बहुत बड़े साहित्यकार, महिलांचल उनकी कृति पर फिल्म भी बनी और कई तरह की रचना उन्होंने की है। साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु की जयंती 4 मार्च है। उसी तरह से दीना पाठक जो प्रसिद्ध गुजराती रंगमंच और हिंदी फिल्मों की भी अभिनेत्री रही, दीना पाठक, उनका जन्म 1922 में 4 मार्च को। कमल कोठारी राजस्थान के ऐसे व्यक्ति जो राजस्थानी लोकगीतों व कथाओं आदि के संकलन एवं शोध हेतु समर्पित थे। 1929 में कमल कोठारी का जन्म 4 मार्च को। तो ये रोहिन पपन्ना का भी 4 मार्च को जन्मदिन। भारतीय टेनिस खिलाड़ी, भारतीय फिल्म अभिनेत्री कमालिनी मुखर्जी का 4 मार्च को जन्मदिन, 1980 में हुआ था जन्मदिन। वहीं पर 4 मार्च को भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल का निधन हुआ था।
भारतीय सांसद सुनील कुमार महतो का निधन भी 4 मार्च को 2007 में हुआ और भारत के राजनीतिकों में से एक PS संगमा जो कि केंद्रीय मंत्री भी रहे थे, उनका निधन 4 मार्च 2016 को हुआ था। तो ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचानी भी ज़रूरी है, क्योंकि इन जानकारियों से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी की कोशिश करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में जानकारी देना चाहेंगे कि ये हिंदी साहित्यकार थे और हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी का 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिला के औराही हिंगना गांव में जन्म हुआ था और रेणु के पिता शिलानाथ मंडल संपन्न व्यक्ति थे। भारत के स्वाधीनता संघर्ष में उन्होंने भाग लिया था। रेणु के पिता कांग्रेसी थे। रेणु का बचपन आजादी की लड़ाई को देखने समझने में बीता। रेणु ने स्वयं लिखा है कि पिताजी किसान थे और इलाके के स्वराज आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता। खादी पहनते थे, घर में चरखा चलता था। स्वाधीनता संघर्ष की चेतना रेणु में उनके पारिवारिक वातावरण से आई थी। रेणु भी बचपन और किशोरावस्था में ही देश की आजादी की लड़ाई से जुड़ गए थे। 1930-31 ईस्वी में जब रेणु अररिया हाई स्कूल के 4थे दर्जे में पढ़ते थे, तभी महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद अररिया में हड़ताल हुई। स्कूल के सारे छात्र भी हड़ताल पर रहे। रेणु ने अपने स्कूल के असिस्टेंट हेडमास्टर को स्कूल में जाने से रोका था और रेणु को इसकी सजा मिली, लेकिन इसके साथ ही वे इलाके के बहादुर सुराजी के रूप में प्रसिद्ध भी हो गए थे। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी एक तरह से स्वतंत्रता सेनानी भी हुए और साहित्यकार हुए। तो ये जानकारी भी अहम थी, आप लोगों तक पहुंचानी थी। और इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि जो आरजेएस स्टार कुणालदीप सिंह जी थे और उनकी सड़क दुर्घटना में निधन हो गया, तो उनके पिताजी ने एक अवार्ड घोषित किया है, आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान। 22 मार्च बिहार दिवस के अवसर पर आरजेएस की सकारात्मक बैठक करेंगे और महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह जो 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते थे वीर पुरुष बड़ा वीर मर्दाना था, इस तरह की बातें लोकोक्तियों में आई हैं। तो उनके नाम से दिल्ली का जो आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान है वो दिया जाएगा। इन्होंने लिखा है कि मैं सत्येंद्र सिंह, बराप गांव बगवा, भोजपुर बिहार निवासी, बिहार दिवस पर 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 22 मार्च को सुबह आरजेएस की सकारात्मक बैठक का आयोजन गांव में करने जा रहा हूं मैं, यानी कि बराप गांव बगवा के पास भोजपुर जिला में है, बिहार में। और इसमें जो उनके ज्येष्ठ पुत्र थे स्वर्गीय कुणालदीप सिंह जी, पत्रकार और आरजेएस स्टार भी थे, उनकी स्मृति में बाबू कुंवर सिंह जी के नाम से दिल्ली का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 घोषित करेंगे और उन्होंने आमंत्रित किया है। और इसके साथ साथ राम जानकी संस्थान आरजेएस फैमिली का धन्यवाद भी किया है श्री सत्येंद्र कुमार जी ने, जो कुणाल जी के पिताजी हैं, स्वर्गीय कुणाल जी के पिताजी हैं। और यहाँ पर जो आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी हैं, वो 23 मार्च को शहीद दिवस जो होता है, राजगुरु भगत सिंह सुखदेव की शहादत दिन है, तो उनको याद करते हुए और वीरंगनाओं को श्रद्धांजलि वगैरह सबको देते हुए, क्रांतिकारियों को उनको याद करते हुए, और दीप माथुर जी आरजेएस ऑब्जर्वर जो हैं वो 23 मार्च को दिल्ली में बैठक करेंगे। और लाला हरदयाल जी के बारे में भी जानकारी दें। उनकी आज पुण्यतिथि है। स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रवादी व गदर पार्टी के संस्थापक, और ये आर के सिन्हा जी का आलेख है और दयानिधि जी ने भेजा है, आरजेएस फैमिली से हैं। लाला हरदयाल एक भारतीय राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 14 अक्टूबर 1884 को दिल्ली के पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता जिला न्यायालय के पाठक थे। कैम्ब्रिज मिशन स्कूल में पढ़कर उन्होंने सेंट स्टीफंस कॉलेज दिल्ली से संस्कृत में बैचलर की डिग्री तथा पंजाब यूनिवर्सिटी से संस्कृत में ही मास्टर की डिग्री हासिल की। 1905 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिलने पर वे वहां पढ़ने चले गए। 1908 में वे भारत वापस आ गए और प्रसिद्ध अखबारों के जरिए ज्वलंत लेख लिखने लगे करंट अफेयर्स वगैरह पे। तो ब्रिटिश सरकार ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया। लाला लाजपत राय की सलाह पर वे भारत छोड़कर पेरिस चले गए और वंदे मातरम के संपादक बन गए। फिर पेरिस छोड़कर अल्जीरिया और तत्पश्चात 1910 में वे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय मजदूरों को संगठित करने के साथ साथ गदर नामक पत्र निकाला और इस पत्र के माध्यम से पूरे यूरोप में भारत के पक्ष में प्रचार किया। इसी पत्र के आधार पर गदर पार्टी का जन्म हुआ।
प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो लाला हरदयाल ने भारत में सशस्त्र क्रांति को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने जून 1915 में जर्मनी से 2 जहाज भरकर बंदूकें बंगाल भेजी, परंतु मुखबरी होने के कारण दोनों जहाज जब्त कर लिए गए। हरदयाल ने भारत के पक्ष में प्रचार करने के लिए स्विट्जरलैंड, तुर्की आदि देशों की यात्रा की। इसी क्रम में जर्मनी ने उन्हें नजरबंद कर दिया। छूटने पर वे स्वीडन चले गए और 15 वर्ष वहीं रहे। फिर अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु वे शांतिवाद का प्रचार करने लगे। 1939 में उन्होंने भारत आने की उत्सुकता दिखाई तो भारत में उनके लिए सभी व्यवस्थाएं कर दी गई, परंतु 4 मार्च 1939 को देश की आजादी का ये फकीर विदेश में ही कुर्सी पर बैठे बैठे सदा के लिए सो गया। तो साथियों, बहुत ही मुश्किल से ये देश आजाद हुआ है और कुर्बानियों के का इतिहास रहा है, उसे हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। आरजेएस वंदे मातरम के ब्रांड एम्बेसडर मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी, उन्होंने क्या पोस्ट साझा किया है। और मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी को शहीद, जिंदा शहीद कहा जाता है। और उन्होंने आज ये पोस्ट साझा किया है कि लाला हरदयाल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन अग्रणी क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने विदेश में रहने वाले भारतीयों को देश की आजादी की लड़ाई में योगदान के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया। इसके लिए उन्होंने अमेरिका में जाकर गदर पार्टी की स्थापना की। वहां उन्होंने प्रवासी भारतीयों के बीच देशभक्ति की भावना जागृत की। काकोरी कांड का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद मई सन 1927 में लाला हरदयाल को भारत लाने का प्रयास किया गया, किंतु ब्रिटिश सरकार ने अनुमति नहीं दी। इसके बाद सन 1938 में पुनः प्रयास करने पर अनुमति भी मिली, परंतु भारत लौटते हुए रास्ते में ही 4 मार्च 1939 को भारत के अमेरिका के महानगर फिलाडेल्फिया में उनकी रहस्यमय मृत्यु हो गई। उनके सरल जीवन और बौद्धिक कौशल ने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए कनाडा और अमेरिका में रहने वाले कई प्रवासी भारतीयों को प्रेरित किया। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर नतमस्तक वंदन। जी, मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी का ये पोस्ट था। इस तरह से अपने शहीदों को, अपने क्रांतिकारियों को याद करने का जो अभियान है सकारात्मक भारत जन आंदोलन, वो लगातार जारी है, जारी रहेगा। और 5.5 साल से तो हम लोग कार्यक्रम वगैरह के माध्यम से और बैठकों के माध्यम से ये सारी चीज़ें देश तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। अब आइए, आपको गंगूबाई हंगल की 5 मार्च यानी कल उनकी जयंती है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका थी गंगूबाई हंगल। उन्होंने स्वतंत्र भारत में ख्याल गायकी को पहचान बनाने में बड़ी ही भूमिका निभाई और भारतीय शास्त्रीय संगीत की नब्ज पकड़कर और किराना घराना की विरासत को बरकरार रखते हुए परंपरा की आवाज का प्रतिनिधित्व करने वाली गंगूबाई हंगल ने लिंग और जातीय बाधाओं को पार कर भूख से लगातार लड़ाई करते हुए भी उच्च स्तर का संगीत दिया। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में आधे से अधिक सदी तक अपना योगदान दिया। इनकी आत्मकथा नन्ना बदुकिना हादू यानी कि मेरे जीवन का संगीत शीर्षक से प्रकाशित हुई। गंगूबाई हंगल को आज जन्मदिन पर हम लोग याद कर रहे हैं। इसके साथ साथ 5 मार्च इसलिए भी याद करने का दिन है कि साल 1929 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की घोषणा की थी। हालांकि ये क्या होगा इसके बारे में कोई ठोस रूपरेखा नहीं बनी थी। 1931 में गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के संविधान के बारे में चर्चा होनी थी। गांधी और इरविन के बीच इस समझौते के पहले 8 बैठकें हुई। साल 1931 में 5 मार्च के दिन दोनों ने एक समझौते पर दस्तखत किए। इसमें तय किया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म करेगी और लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी। इसमें यह भी तय किया गया कि ब्रिटिश सरकार इंडियन नेशनल कांग्रेस की गतिविधियों पर रोक लगाने वाले सभी आदेश वापस ले लेगी। हिंसा के अलावा सभी अपराधों के मामले में मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। समझौते में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पकड़े गए सभी लोगों को रिहा करना तय हुआ था। इसके अलावा तय हुआ कि नमक कर हटा दिया जाएगा ताकि भारतीय उसे कानूनी रूप से बनाकर बेच सकें और निजी इस्तेमाल भी कर सकें। तो ये जो है वो डोमिनियन स्टेट और गांधी इरविन पैक्ट जो है वो उसके बारे में जो तय किया गया था वो 5 मार्च 1931 का दिन याद किया जाता है। वहीं पर 5 मार्च 1931 के दिन भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के नेता मोहनदास करमचंद गांधी और तत्कालीन वायसराय के बीच एक अहम समझौता हुआ और इसी को गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 5 मार्च 1934 को सोम ठाकुर का जन्मदिन है।
ये मुक्तक, ब्रज भाषा के छंद और बेमिसाल लोकगीतों के वरिष्ठ और लोकप्रिय रचनाकार रहे हैं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी जानकारियां हैं, लेकिन हम लोगों के लिए अहम है। और 7 मार्च जो है अज्ञे जी की जयंती है। ये क्रांतिकारी और महाकवि श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की जयंती 7 मार्च के उपलक्ष्य में 6 मार्च को आरजेएस की सकारात्मक बैठक होने जा रही है। 138वीं और 139वीं होंगी महिला दिवस के उपलक्ष्य में 7 मार्च को। 6 मार्च को माता जानकी की जयंती है, सीता जी की जयंती है, तो हम लोग श्रद्धांजलि उनको याद करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे और अज्ञे साहब के बारे में भी चर्चा करेंगे। और समर्पित देशभक्त भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जो पुण्यतिथि है 7 मार्च, उसके उपलक्ष्य में 6 मार्च को भी बैठक में जो 138वीं बैठक होगी, जो कि सह आयोजक हैं बैठक के सुरजीत सिंह जी दीदेवार जी, आध्यात्मिक गुरु हैं। और उस बैठक में आएंगे अतिथि वक्ता के रूप में साहित्यकार राम अवतार बैरवा, जो आकाशवाणी दिल्ली के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हैं। वो आएंगे और उस बैठक में सारी बातों की चर्चा की जाएगी। और रणवीर सिंह आर्य जी का एक पोस्ट है, उसको भी साझा करते हैं। आज 4 मार्च 2021 को महान स्वतंत्रता सेनानी महात्मा लाला चंदंगी राम जी, संस्थापक गांधी आश्रम धनीपुरा रोहतक की जयंती के शुभ अवसर पर पूर्व प्रधान श्री रणवीर सिंह आर्य, श्री रामेश्वर सैनी आयकर अधिकारी रिटायर्ड, श्री रामनारायण सैनी पूर्व प्रबंधक सैनी एजुकेशन सोसाइटी, स्वामी करतार गोविंद, श्री वीरेंद्र कुंडू, श्री जगत सिंह भोरिया, श्री हरपाल नरवाल, ये सारे लोग ने श्रद्धांजलि अर्पित किए। और रणवीर सिंह आर्य ने अपने संबोधन में बताया कि महात्मा लाला चंदंगी राम जी ने जिस समाज में पैदा हुआ, उन्होंने कमजोर वर्गों के लिए बहुत ही बेहतर काम किया और उसको भुलाया नहीं जा सकता है। और इस तरह की चीजें जो कमजोर वर्गों के लिए काम करते हैं उनको याद करना चाहिए, जैसे कि आरजेएस की सकारात्मक बैठक में महात्मा लाला चंदंगी राम जी को याद किया जा रहा है। वहीं पर एक आगाह किया है संतोष आनंद जी, जो कि वरिष्ठ साहित्य गीतकार हैं और अभी एक कार्यक्रम के दौरान उनकी वीडियो वायरल भी हुई थी। और उन्होंने आगाह क्या किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना चाहिए। गीतकार संतोष आनंद जी लिखते हैं, उन्होंने साझा किया है फेसबुक पे, अर्जेंट भी लिखा है कि अर्जेंट है। चलिए, अर्जेंट है, हम लोग पहुंचा रहे हैं। क्या कहते हैं संतोष आनंद जी? साथियों, कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कोई लिंक भेजा जा रहा है पैसा एकत्रित करने का मेरे नाम से, बिना अनुमति संतोष आनंद जी के नाम से कोई लिंक भेजा जा रहा है। संतोष आनंद जी लिखते हैं कि मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि मेरी तरफ से कोई लिंक नहीं गया है, ना ही कोई आर्थिक सहायता की कभी किसी से मांग की गई है। आपको पता लगते ही ऐसे भ्रामक और फर्जी लोगों की शिकायत कराइए, इसमें मेरी मदद कीजिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। यह कहना है गीतकार संतोष आनंद जी का कि ऐसी कोई भी लिंक जिसमें पैसा मांगा जा रहा हो, आप बिल्कुल विश्वास न करें। तो देखिए, ये इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी है। और लोग, संतोष आनंद जी तो बहुत भारत के प्रिय गीतकार रहे हैं। उनको जब टीवी पे देखा लोगों ने तो बहुत ही भावुक भी हुए। तो ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाकर हम चाहते हैं कि हमने अपना कर्तव्य पूरा किया, ताकि कोई ये न कहे कि भाई गलत जगह पे हमारे पैसे चले गए। तो दोस्तों, इस तरह से जो पॉजिटिव मीडिया का सकारात्मक भारत आंदोलन है, ये आप लोगों का आंदोलन है। और इसके लिए जो कोशिशें कर रहे हैं वो लोग जो जुड़े हुए हैं, जो लोग संज्ञान दृष्टि हैं, दर्पण टाइम्स है और भी तमाम पॉजिटिव मीडिया के लोग हैं, वो लोग इसको समर्थन कर रहे हैं। अपने अपने मीडिया चैनलों पे, अपने अपने अखबारों में इन चीज़ों को साझा कर रहे हैं। खबर संसार की तरफ से भी ये खबर आ गई है, जिसमें अब सभी लोग जो हैं अपना खाना बनाते हुए पोस्ट को साझा करेंगे। एक नया ही माहौल बनाने की कोशिश सकारात्मक भारत जन आंदोलन के अंतर्गत आधी आबादी का सम्मान मार्च महीने में किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा लगेगा और फेसबुक में शेयर किया जाएगा। हाँ, 6 मार्च को शनिवार को जो बैठक है वो 3 बजे से 5 बजे है, और 7 मार्च की भी बैठक जो है वो 3 बजे शाम से 5 बजे तक है। उसकी जो खास बात है वो आप लोगों से साझा करना चाहेंगे कि फेसबुक लाइव शनिवार और रविवार को 8 बजे तय किया गया है, 7 बजे की जगह 8 बजे।
और उसमें फेसबुक लाइव जो है शनिवार रविवार को नहीं किया जाएगा, उसकी जगह पे बैठक को ही लाइव कर दिया जाएगा। ये अहम जानकारी है कि आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं फेसबुक लाइव में, और लाइव आप जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको वो फेसबुक लाइव पूरी कोशिश होगी, जैसे कि 137वीं बैठक ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने किया था तो फेसबुक लाइव शेयर किया गया था। सारे ग्रुप में वो फेसबुक लाइव का लिंक जो है वो शेयर किया जाएगा। और यहाँ पर मतिऊर रहमान साहब लिखते हैं कि TJPS KBS के सोमेन कोले साहब का सैनिक हूँ। यस, वेरी गुड। और जय शिव शंभो, आपको मेरा भी जय शिव शंभो, जय हिंद। और मतिऊर रहमान साहब TJPS KBS के द्वारा 5.5 साल से हम लोग ये सकारात्मक भारत आंदोलन सोमेन कोले और उदय कुमार मन्ना ने मिलकर इसे शुरू किया, और आज 25 राज्यों के लोग जुड़कर इसको समर्थन दे रहे हैं। और आगे ये हम सभी को एक देश की तरफ आगे बढ़ने का कदम है। अपना अपना काम करते हुए अगर थोड़ा समय देकर अगर आप बैठ के करते हैं, वहां पर अपने माहौल को सकारात्मक बनाने की कोशिश करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो सकारात्मक भारत आंदोलन के गतिविधियों में जुड़िए। फेसबुक लाइव है और जो बैठक होगी वो फेसबुक पर होगी, इसी लिंक से आप उसमें जुड़कर कमेंट कीजिए। राजेश कुमार जी को धन्यवाद। राजेश कुमार जी आप जुड़ गए हैं, आपका कमेंट नहीं आया है। राधे श्याम श्रीवास्तव जी का धन्यवाद, आपका कमेंट अभी नहीं आया है। हाँ, संजीव दत्ता जी ने लिखा है, बिल्कुल सर, अभी रेलवे में खेलकूद कोटे से खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु कार्य कर रहा हूं। जी हाँ, मैंने सही पहचाना संजीव दत्ता जी को। ये रोजगार के लिए एक तरह से अभियान चलाए हुए हैं और लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं अपने शिविर में कि आइए और रोजगार पाइए। और संजीव दत्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। सुनीता राठी रंजन राजैन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कमेंट तो आता है लेकिन अभी मैं देखता हूं आपने वंदे मातरम लिखा है। मतिऊर रहमान साहब अभी देख रहे हैं, जय हिंद लिखते हैं। संजीव दत्ता जी नमस्कार कर रहे हैं और दीपक कुमार शर्मा जी भी देख रहे हैं। दीपक जी आपका कमेंट शायद नहीं आया है। नरेंद्र टेसर जी ने वंदे मातरम लिखा है। आकांक्षा जी भी जुड़ी हैं, कमेंट में जय हिंद लिखती हैं। डॉक्टर शेख वहाब साहब जय हिंद। मन्ना जी लिखते हैं, आपको भी डॉक्टर साहब जय हिंद। आप आरजेएस फैमिली से तमिलनाडु से जुड़े हैं, ये परिचय देना भी जरूरी है। पटना से ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जो कि आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता भी हैं और वंदे मातरम लिखते हैं। वंदे मातरम डॉक्टर ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी। और सूरज गहलोत जी भी जुड़े हैं, सबसे पहले जुड़े सूरज गहलोत जी। सूरज गहलोत जी आपका कोई कमेंट हम नहीं पढ़ पा रहे हैं और हो सकता है कि और लोगों ने कमेंट किया होगा लेकिन किसी कारणवश यहाँ कमेंट डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो हम इसलिए नहीं ये खेद प्रकट करेंगे हम कि हम आपका कमेंट यहाँ नहीं पढ़ पाए। लेकिन आप लोगों का जो जो नाम डिस्प्ले हो रहा है और जो जो कुछ आपने लिखा है वो हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों तक, और आप लोग भी शेयर कीजिए इन चीज़ों को। इसे शेयर करेंगे तो बहुत सारी जानकारियां, जो एक क्लू दिया जा रहा है छोटे से समय में, क्योंकि थोड़ा सा समय बच गया है। तो देखिए, ये ध्यान रखिएगा, सकारात्मक भारत आंदोलन जो है ये चरैवेती है, चलता रहेगा। और आप अगर फेसबुक लाइव में नहीं जुड़ते हैं तो ग्रुप में इसे भेजा जाता है। थोड़े से समय देकर जो और भी काम करते हैं आप अपने इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा इसको भी इम्पोर्टेंस देकर आप लोग जब भी गुरुवार, शनिवार, रविवार, ये 3 दिन फेसबुक लाइव आता है जिसमें आप लोगों की जानकारी, आप लोगों की वीडियो, आप लोगों के कमेंट्स को साझा किया जाता है। ग्रुप में भेज दिया गया है। 8 और 11 ग्रुप में ये लिंक अभी ही भेज दिया गया है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि सभी ग्रुपों में इस लिंक को शेयर कर दिया जाए। और आप भी कर सकते हैं अगर आप आरजेएस फैमिली में जुड़े हैं। देखिए, अगर फेसबुक पे आप बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, ये भी चीज तो अब आरजेएस वंदे मातरम लिखा हुआ है, वंदे मातरम आपने शेयर कर दिया तो लोगों को कुछ तो यहाँ पे सैनिक जो हैं तिरंगे की रक्षा कर रहे हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। हमें इन चीज़ों को भूलना नहीं है। तिरंगा अगर लगा हुआ है तो समझिए वो देश का तिरंगा है, वो हम सभी का है। इसकी रक्षा हम लोगों को करनी है और अपने पूरे भारत को एक सकारात्मक बनाने का अभियान है, उसमें
आपका ये योगदान हो सकता है। और बहुत तेजी से बैठक जो हो रही है उसमें लोगों को आमंत्रित किया गया है, और कई लोगों के फ़ोन आए, वो लोग उस बैठक में नहीं आ पाएंगे क्योंकि कोरोना काल में जो सीट है वो लिमिटेड कर दी गई है। 20-25 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते हैं। वैसे 10 से 12-15 लोगों की बैठक के लिए ये सुविधा बनाई जा रही है कि कम लोग हों, लेकिन हम लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से, और वक्ता क्या कहते हैं, अतिथि वक्ता और मुख्य वक्ता, ये 2 पर आधारित फेसबुक लाइव है और सारी चीज़ें होंगी। और उसमें प्रतिक्रिया फेसबुक लाइव में आप देखेंगे, जो लोग वहाँ पर आमंत्रित हैं वो लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं वो आप लोगों तक सीधा पहुँचेगा, और पूरे सारे ग्रुपों में वो उस समय पहुँच जाएगा लिंक। तो आप लोग जुड़ भी सकते हैं और अपनी बात आप उस लिंक के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। तो अब दुनिया मुट्ठी में इस तरह से हो रही है, और बैठकों का स्वरूप भी धीरे धीरे बदलता जाएगा। और वेबिनार से अब हम लोग बैठकों पे आ गए हैं, और 12 फरवरी को बैठक हुई थी, उसके बाद बसंत पंचमी को 16 फरवरी को बैठक हुई, फिर 28 फरवरी को हुई, और अब 6 मार्च को और 7 मार्च को और 11 मार्च को, और उसके बाद 23 मार्च और 26 मार्च, ये पूरा शेड्यूल हो चुका है। 22 मार्च को भी बैठक बिहार में होने जा रही है, 2 बैठक होने जा रही है बिहार दिवस पर। तो इतना ही इतनी बात करने के लिए आज फेसबुक लाइव किया गया था, और बैठकों पर आधारित फेसबुक लाइव हुआ करेगा 6 और 7 मार्च को, और वो लगभग 3:30 बजे या 3 बजे से शुरू हो जाएगा। वो वहाँ पर देखा जाएगा कि कितने बजे से वो बैठक शुरू हो रही है। तो 3 बजे से 5 बजे का समय है, तो आप लोग उसका रूबरू आनंद ले सकते हैं आप लोगों के लिए। राजेश कुमार जी, आपका कमेंट हमें शो नहीं हो रहा है, और एनीवे राधेश्याम जी का भी कमेंट शो नहीं हो रहा है, और सूरज गहलोत जी का कमेंट यहाँ पे शेयर नहीं हुआ है, डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग जुड़े हैं। दीपक शर्मा जी का भी कमेंट नहीं शो हो रहा है। एनीवे आप लोग जुड़े और इन बातों को सुना। ये सकारात्मक भारत जन आंदोलन की बात है, और ये लाइक लोग कर रहे हैं, लेकिन लाइक का जो है वो जब हम इसको फेसबुक पे शेयर करेंगे तो वो लाइक का डिस्प्ले नहीं होता है। कमेंट का जो है वो बटन आपका सकारात्मक भारत आंदोलन को समर्थन करने का एक विचार बन जाता है। लोगों को आपका नाम वो लोग देख लेते हैं कि आप जुड़े थे। तो कुल मिलाकर ये है कि इस भारत को सकारात्मकता के द्वारा बहुत सारे लोग तो और बहुत सारा काम कर रहे हैं, और संजीव दत्ता जी जैसे रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। हम लोग उन चीज़ों को बताने का प्रयास करते हैं, और आप लोग भी अपने दिमाग को, क्योंकि उससे जो इम्यूनिटी बूस्टर होता है उसका मुकाबला नहीं कर सकता कोई। सकारात्मक सोच इसलिए ज़रूरत है कि उससे आपका डाइजेशन भी ठीक होगा, आपका माइंड भी ठीक होगा, और आपकी सेहत भी ठीक होगी, आपका ब्लड शुद्ध रहेगा। गलत बातें सोचने से हमारा ब्लड जो है वो प्रदूषित हो जाता है। अभी जुड़े हैं इशाक खान साहब, धन्यवाद आपका। इशाक खान साहब जुड़े हैं, आप फटाफट उनका कमेंट भी आ ही जाएगा, जिससे कि वो समर्थन का एक लेकिन इशाक खान साहब समाप्ति पर आप जुड़े हैं। खैर, लिंक से आप सारी कार्यवाही को देख सकते हैं, जान सकते हैं। और बैठक में इशाक खान साहब को आमंत्रित किया गया है, क्योंकि बैठक आप जानते हैं कि 6 मार्च का जो है वो लिमिटेड लोगों के लिए किया गया है, और 7 मार्च का महिलाओं के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। ये भी जानकारी मैं देना चाहूँगा कि 7 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के उपलक्ष्य में 7 मार्च संडे को किया जा रहा है, और उसको महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। लेकिन हाँ, हस्बैंड और वाइफ दोनों आना चाहें तो स्वागत है, एक फ़ोन करके ज़रूर आए। नहीं तो जिन लोगों को जो जितनी सीटें हैं, छोटा सा हॉल है और बैठक के लिए ज़्यादा लोगों की परमिशन भी नहीं है, तो इसलिए, और मास्क लगाकर आना है। ये देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी बैठक में आमंत्रित अतिथि हैं वो लोग मास्क लगाकर ज़रूर आए। ये इम्पॉर्टेंट निर्देश भी है आरजेएस की तरफ से, सरकार की तरफ से भी है, प्रशासन की तरफ से भी है, कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी कोशिश करें कि उन बातों को सुने, जैसे सकारात्मक सोच का मानव पर क्या प्रभाव है। इस पर आध्यात्मिक गुरु सुरजीत सिंह जी दीदेवार जी का व्याख्यान होगा, और राम अवतार बैरवा जी
जो माता सीता जानकी जयंती है 6 मार्च, और गोविंद वल्लभ पंत जी पर बोलेंगे, और सच्चिदानंद हीरानंदन वात्सायनज्ञ जी के बारे में। रामोतर बैरवा जी जो आकाशवाणी के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हैं, साहित्यकार हैं, किताबें लिखी हैं, कविता वगैरह लिखे हैं, तो वो इस पर व्याख्यान देंगे। और महिला दिवस पे जो कोरोना काल में महिला नेतृत्व होना चाहिए, एक समान का महिलाओं को अवसर मिलना चाहिए, यही है संयुक्त राष्ट्र संघ की थीम है, उसी पर चर्चा होगी। और इसमें केवल महिलाओं का एक गेट टुगेदर रख दिया गया है, महिलाओं का गेट टुगेदर है, उसको इसी नाम से आप जानिए कि उसमें आरजेएस फैमिली की महिलाओं को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है और वो परिवार के साथ आ सकती हैं। आमंत्रण जिन लोगों को दे दिया गया है वही लोग आमंत्रित होते हैं। और 3 बजे सायं रविवार को 7 बजे है, ये पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास है, पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास है। और वहाँ पर आमंत्रण जिन लोगों को दिया गया है उन लोगों को, नहीं तो आप फ़ोन कर सकते हैं, 2-4 सीट अभी है, क्योंकि कई लोग किसी कारणवश नहीं आते थे, तो 2-4 सीट में एडजस्ट किया जा सकता है। कुछ लोगों के फ़ोन आए थे तो उन लोगों को कहा गया कि आपने इच्छा जाहिर की है तो अगले मीटिंग में आपका ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि कोरोना काल में आप जानते हैं कि हम लोगों की भी मजबूरी है कि जितनी सीट है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उतने लोग ही आएँ, मास्क लगाकर आएँ, ये अपनी नैतिकता रखें, सरकार के निर्देश का पालन करें, और इस तरह से ये बैठक होगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 9 बज गए हैं और ये समय होता है उदय मन्ना का, आरजेएस वाणी को यहीं पे संपन्न करने का और आप लोगों से जय हिंद जय भारत कहते हुए ये जो राष्ट्रीय सॉन्ग है वो प्रस्तुत करने का। तो लीजिए, आरजेएस वाणी का ये पॉजिटिव एनर्जी वाला सॉन्ग है, इसको सुनिए और हीलिंग इफेक्ट का आनंद लीजिए। इसी के साथ फेसबुक लाइव संपन्न हो जाएगा। नरेश कौशिक जी जुड़े हैं। नरेश कौशिक जी आपका धन्यवाद, अभी अभी डिस्प्ले हुआ है और अब ये समापन पर है। आप जानते हैं कि फेसबुक लाइव अब सायं 8 बजे से हुआ करेगा, इसको मान के रखिए। लेकिन अगर बैठक है उस दिन तो कोशिश ये की जाएगी कि 8 बजे न करके वो उसी बैठक पर आधारित फेसबुक लाइव कर दिया जाए। तो 3 बजे से 5 बजे 6 मार्च और 7 मार्च को आरजेएस की सकारात्मक बैठक है, उस बैठक को फेसबुक लाइव कर दिया जाएगा, सायं 8 बजे नहीं किया जाएगा। नोट कर लीजिएगा, शनिवार और रविवार को चूंकि आरजेएस की सकारात्मक बैठक है तो फेसबुक लाइव वहां पर किया जाएगा। आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आप उसमें आमंत्रित नहीं हैं तो आप कमेंट करके जुड़ सकते हैं और लाइव उसका आनंद ले सकते हैं। और सभी ग्रुपों में इसको शेयर किया जाएगा, फेसबुक पे भी कई ग्रुपों में शेयर किया जाएगा। ये एक तकनीक का नया इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी और उसमें हम लोग कामयाब भी हुए थे। लगभग 200 लोगों ने उस फेसबुक लाइव को देखा था। 2 पार्ट में किया गया था, जो कि ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने पटना में किया था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पे। अभिप्सा विशेष विद्यालय के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता भी हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ध्यान देने योग्य बात है कि जिस दिन बैठक होगी फेसबुक लाइव उसी समय हो जाएगा, अगर गुरुवार, शनिवार या रविवार हो। अगर गुरुवार भी होगा तो फेसबुक जो है आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का हो जाएगा, क्योंकि बैठक है। बैठक को हम लोग आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यानी विजुअल, और आरजेएस वाणी को 8 बजे किया जाता है। लेकिन अगर बैठक होगी तो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का वो कार्यक्रम फेसबुक शो हो जाएगा और वो स्थल से ही, जहां पे बैठक हो रही है, जहां पे हमारे सह आयोजक ने अनुमति दी है बैठक करने की, उसी जगह से वो फेसबुक लाइव करेंगे। और सभी ग्रुपों में वो तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ढेर सारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कू पे और टेलीग्राम पे जगह जगह जो है ना शेयर किया जाएगा। लेकिन इतना कुछ शेयर तो आरजेएस के द्वारा किया जाता है और इंडिविजुअली भी आप लोग शेयर करेंगे, तब जाकर ये अभियान सफल कहलाएगा। अब देखना यह है कि किन किन लोगों ने शेयर किया है और किन लोगों ने नहीं किया है। ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद ही उसमें आ जाएगा कि कितना शेयर किया गया। तो चलिए, एनीवे, आप अगर प्रेरित हो रहे हैं, हम बार बार कहेंगे, निवेदन करेंगे, जय हिंद जय भारत कहेंगे,
तिरंगे की रक्षा का वचन लेंगे, शपथ लेंगे, आरजेएस वंदे मातरम कहेंगे, जय हिंद जय भारत कहेंगे और पॉजिटिव एनर्जी सुनाकर इसका लाइव शो का समापन करेंगे पॉजिटिव सॉन्ग के साथ, ताकि हीलिंग इफेक्ट आए। जय हिंद जय भारत। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।